वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी टॉपिक डिस्कशन। आज हमारा टॉपिक है इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 1 से बिलोंग करता है और ये सोशल इश्यूज का पार्ट है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो टॉपिक की हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन हम देख लेते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने दिया है। तो इसके मुताबिक किसी भी कंट्री में जब पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में शिफ्ट आता है, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ता है एज कंपेयर टू नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, और उस कारण इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ता है, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इंडिया की अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें डेमोग्राफी के, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो 25 ईयर्स के नीचे आपको मिलेंगे, यानी इंडिया में यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है। और इंडिया की अगर हम एवरेज पॉपुलेशन की अगर बात एवरेज एज की अगर हम बात करें पॉपुलेशन में, तो वो 28.4 ईयर्स आपको मिलेगी। इंडिया दुनिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और कुछ ही सालों में इंडिया टॉप पे पहुंचेगा। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो उसी के साथ हम देखते हैं कि इंडिया में जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब कि एक पर्सन के लाइफ स्पैन में उस पर्सन को कितने बच्चे हो सकते हैं, कितने चाइल्ड हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। तो इंडिया में फर्टिलिटी रेट कम होते जा रहा है, उसी के साथ जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो भी कम होते जा रहा है। और इंडिया अगर आप देखोगे तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बीच में आपको मिलेगा, और इन सभी फैक्टर्स जो है इंडिया को एक इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। बट हम ये भी देखते हैं कि बाकी के एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन का इंडिया के जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है एज कंपेयर टू एशियन कंट्रीज। इसीलिए इंडिया को कुछ अर्जेंट पॉलिसी मेजर्स लेने की जरूरत है यहाँ पे है। तो अगर हम कुछ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, तो कुछ कंट्रीज है जैसे कि सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, जिन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में किया है। तो उन्होंने क्या यहाँ पे पॉलिसीज अपनाई थी, तो उन्होंने अपने यूथ का एम्पावरमेंट बढ़ाया था, उनके एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में और हेल्थ केयर में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तब जाके वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का वहां पे फायदा ले पाए। उसी के साथ अगर हम साउथ कोरिया का एग्जांपल लें, तो साउथ कोरिया में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ऑलमोस्ट 50% है। तो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन रेट होने के पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि उन्होंने जेंडर बजटिंग को कंपलसरी कर दिया है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि जेंडर बजटिंग का मतलब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इंडिया के ने भी एक बजट में से इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको इसका मतलब लिखना है कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ उन्होंने चाइल्ड केयर बेनिफिट्स वहां पे बढ़ाए थे साउथ कोरिया ने। देन पार्ट टाइम वर्क के ऊपर उन्होंने टैक्स इंसेंटिव्स बढ़ाए थे। तो इंडिया की जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके हम कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। फर्स्ट चैलेंज है इंडिया के हेल्थ केयर प्रोविजंस, जो कि इनएडिक्वेट है, और इंडिया में जो हेल्थ केयर की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इनइक्विटेबल है, यानी सभी को समान एक्सेस नहीं मिलता। उसी के साथ पब्लिक हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम है। अगर आप देखोगे तो इंडिया में सिर्फ 1.3% ऑफ जीडीपी के आसपास आपको पब्लिक हेल्थ केयर में आपको इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा, जो कि वर्ल्ड एवरेज से कम है। और इंडिया में आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है, लोगों को अपने जेब से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है अगर वो बीमार पड़े तो। उसी के साथ जो इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर, उस कारण पॉवर्टी भी बढ़ रही है। हालांकि पॉवर्टी कुछ सालों में कम हुई है, रंगराजन कमेटी के रिपोर्ट्स है, तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट्स है, तो पॉवर्टी इंडिया में कम हुई है। वो जो इनइक्वालिटीज है, रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ा है, और स्पेशल 1990 में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1990 से, उसके बाद आपको ये दिखाई देता है। देन इंडियन पॉपुलेशन में
स्किल का जो रेशियो कम है, इंडियन जो ग्रेजुएट्स उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कम है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है उसके डिमांड और सप्लाई में आपको मिसमैच दिखाई देता है। और इसी के साथ इंडिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो आपको सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी के आसपास आपको दिखाई देगा। ये भी वर्ल्ड एवरेज से कम है। देन जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इंडिया में हुआ है और इस टेक्नोलॉजी ग्रोथ के जो बेनिफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हमें डिस्कनेक्ट दिखाई देता है, यानी सभी में इसके जो बेनिफिट्स है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। देन इंडियन इकोनॉमी में एक और यहाँ पे लैक्यूना है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो जॉबलेस ग्रोथ रेट है, यानी एक तरफ जीडीपी का जो रेट आपको ज्यादा दिखाई देगा बट दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको ज्यादा दिखाई देता है, यानी कुछ गिने चुने सिलेक्टिव सेक्टर्स में ही ग्रोथ रेट का आपको फायदा दिखाई देगा। इसलिए आप देखोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आज इंडिया में ऑलमोस्ट 47% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट आपको दिखाई देता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर का तो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी के अंदर कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये भी आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। आपके एनसीईआरटीज में इकोनॉमी के ये दिया हुआ है। तो इंडियन वर्कफोर्स में आप देखोगे तो 80% से भी ज्यादा वर्कफोर्स आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखाई देगी, जहां पे पेमेंट कम होते हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी के भी बेनिफिट्स नहीं होते। देन इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेशियो कम है, सिर्फ 16 से 20% जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में। उसी के साथ जेंडर इनइक्वालिटी आपको दिखाई देती है एजुकेशन सेक्टर में। और इन सभी के बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे तो ठीक से अगर हमने प्रॉपर पॉलिसीज को अगर हमने डिजाइन नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज और भी बढ़ेंगे, और जो इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए थे, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल हेल्थ मिशन को, देन आयुष्मान भारत मिशन को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना है, इसे लॉन्च किया था हेल्थ केयर के लिए। देन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट को पास किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020 में। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसे भी लॉन्च किया है, स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च किया है। ओके, तो इन सभी में हम वे फॉरवर्ड्स देख लेते कि और आगे हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है हमारे जो भी चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स उनके न्यूट्रिशन और लर्निंग एबिलिटीज में। अगर हमने हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जो भी प्राइमरी एजुकेशन है और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसका हमें यूनिवर्सल एक्सेस देना है सभी को। देन फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसी के साथ में जो भी स्टेट्स है उनके बीच में डाइवर्सिटीज है डेमोग्राफिक लेवल पे, डेवलपमेंटल लेवल पे, तो नो वन साइज फिट फॉर ऑल ये अप्रोच नहीं चलेगा। स्टेट्स के जरूरत के हिसाब से, उनके डेमोग्राफी के हिसाब से हमें पॉलिसी को डिजाइन करना पड़ेगा। इसी के साथ हमें फेडरल अप्रोच लाना पड़ेगा गवर्नेंस रिफॉर्म्स के अंदर। फेडरल अप्रोच यानी सेंटर एंड स्टेट्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वहां पे होना चाहिए, प्लस मिनिस्ट्रीज के बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि प्रॉपर प्लानिंग हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, और जो भी पॉलिसीज है उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग और कोर्स करेक्शन हो सके, ताकि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कर पाए इंडिया के ग्रोथ रेट में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।